हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। एक बार फिर से हम एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सब्जेक्ट की हम बात करें तो टुडे वी विल डिस्कस जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट एंड इन जनरल इंग्लिश वी विल डिस्कस टुडे लीगल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। आज हम कुछ शब्द लेंगे जो लीगली होंगे, लीगल लॉ में यूज़ किए जाते हैं, उनका मीनिंग जो है आज हम समझेंगे। क्वेश्चन पेपर में जो आता है वो यही आता है कि लीगल वर्ड्स दिया होता है, उसका मीनिंग आपको इंग्लिश में ही वहाँ लिखना होता है। बट सम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जो लीगल वर्ड्स है उसका थोड़ा हिंदी में भी मीनिंग पता लग जाए, ताकि हम जो है उसी के हिसाब से फिर उसका मीनिंग जो है इंग्लिश में बनाकर भी लिख सकें। तो हम जो है आज लीगल वर्ड्स की बात करेंगे और थोड़ा सा उसको हिंदी में बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस लीगल वर्ड्स का मीनिंग आपको किस तरीके से लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज एक्यूज्ड। सामने आपके लिखा हुआ है द जेनरिक नेम फॉर द डिफेंडेंट इन अ क्रिमिनल केस पर्सनल चार्ज विद एन ऑफेंस। यानी जो भी व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उसको हम सीधे सीधे एक्यूज्ड कह देते हैं। सेकेंड वर्ड इज एक्शनेबल पर से। द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। यानी ऐसा कृत्य ये टोट के अंदर आता है आपका एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से मतलब है कि कोई भी एक्ट जो किया गया है वो अपने आप में ही एक प्रूफ है, उसके लिए किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि मान लीजिए ए ने बी के बैठने वाली चेयर, जब बी बैठने वाला था तो ए ने उसकी चेयर खींच दी। अब बी की चेयर खींचते ही बी उस चेयर से नीचे गिर गया, तो बी जो होगा वो लायबल होगा एक्शनेबल पर से के लिए। ठीक है। अब इससे मतलब नहीं है कि बी को चोट लगी चेयर खींचने से या न लगी, इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन बी जो है वो लायबल होगा एक्शनेबल पर से के लिए। यानी इसमें आप कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि जब बी गिरा था तो उसके चोट लगी या नहीं लगा है, उसका प्रूफ दीजिए, नहीं। सीधा सीधा है कि एक्ट इटसेल्फ इज द प्रूफ। एक्शनेबल से मतलब एक्ट पर से, यानी खुद में ही एक प्रूफ हो जाना। नेक्स्ट आता है एल्यूमनी। एल्यूमनी जैसे आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है अ रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट अ लॉ कोर्ट ऑर्डर्स अ पर्सन टू पे टू हिज और हर पार्टनर आफ्टर ए डिवोर्स। डिवोर्स के बाद लड़की जो है हस्बैंड से कुछ अमाउंट पाती है लॉ कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से, तो उसको हम बोल देते हैं एलिमोनी। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन यानी आप कह सकते हैं मध्यस्थता, यानी सेटलिंग डिस्प्यूट्स बाय रेफरिंग देम टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज एज एन अल्टरनेटिव टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यानी मध्यस्थता करना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ कमर्शियल पर्पसेस में बिजनेसमैन जो होते हैं वो आर्बिट्रेशन का ज़्यादा यूज करते हैं, मध्यस्थता किसी न किसी को बनाकर वो चलते हैं। नेक्स्ट ऑडी अल्ट्रम पार्टम। नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहियर। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना सुने सजा नहीं दी जाएगी। यानी सरल शब्दों में कहें तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब है सुनवाई का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन दिया जाएगा। अवार्ड। अब
आर्बिट्रेशन के थ्रू जो भी डिसीजन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अवार्ड कह देते हैं। नेक्स्ट है बैंकरप्सी। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय द कोर्ट, यानी बैंक से उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। एंड ऑल हिज एसेट्स आर देन टेकन ओवर बाय द कोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू हिज क्रेडिटर्स, और उसकी जो भी एसेट्स हैं उनको कोर्ट द्वारा टेक ओवर कर दिया जाता है, और जिसको उसने बैंक को जितना पैसा देना था उसको जो है उसमें समायोजित कर दिया जाता है। तो जैसे बैंकरप्सी है, बैंकरप्सी शब्द से ही पता लग जाता है कि बैंक करप्ट, इस तरीके से इसको आप जोड़ सकते हैं। बैंक करप्ट यानी जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है बैंक के माध्यम से, उसको बैंकरप्सी कह दिया जाता है। बेंच, बेंच a seat of judgment or tribunal for the administration of justice, the seat occupied by judges in courts। बेंच जो है तीन तरीके की होती हैं, सिंगल, डिविजनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। सिंपल शब्दों में बेंच को अगर हम कहें तो हम कहेंगे ग्रुप और कलेक्शन ऑफ जजेस को बेंच कहा जाता है। सिंगल बेंच से मतलब एक जज भी उसमें हो सकता है, डिविजनल से एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कम से कम 5 जजेस का होना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है कैविएट। A caution registered with the public court to indicate to the officials that they are not to act in the matter mentioned in the caveat without first giving notice to the caveator। यानी मान लीजिए ए और बी का कोई केस है और सेशनल कोर्ट में केस चला हुआ है, दोनों लोगों ने एक कैविएट भी डाली हुई है। तो कैविएट से मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ए जो है सेशनल कोर्ट में केस को जीत गया, अब बी जो है उस केस को आगे सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में चला जाता है, तो हाई कोर्ट फिर एक नोटिस जारी करेगी बी के लिए भी कि तुम्हारा केस जो है यहाँ आया हुआ है, तो तुम वहाँ पर प्रेजेंट हो। यानी कैविएट का मतलब कि मेरी प्रेजेंट के बगैर कोई भी कार्रवाई न की जाए। तो जो भी कैविएट डालता है, जो भी कोर्ट में डिसीजन होगा, वो व्यक्ति वहाँ पर जरूर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, कन्फेशन। Confession is a statement made by defendant disclosing his guilt of crime with which he is charged and excluding possibility of a reasonable inference to the country। आसान शब्दों में कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल मैटर में होता है, और कन्फेशन मान लीजिए पुलिस वाले हैं और उनके साथ साथ कोई मजिस्ट्रेट भी है, वहाँ पर यदि किसी व्यक्ति से अपराध के बारे में कोई पूछताछ की जाती है और वो पर्सन अपना जो क्राइम है, अपना जो अपराध है उसको स्वीकार कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कन्फेशन। लेकिन कन्फेशन केवल पुलिस की मौजूदगी में नहीं हो सकता, वहाँ मजिस्ट्रेट का होना बहुत जरूरी है। नंबर नेक्स्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, विलफुल डिसरिगार्ड, डिसओबीडियंस और डिसरिस्पेक्ट टू ए कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट का कंटेम्प्ट दो तरीके से हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्राइम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट का कंटेम्प्ट से मतलब ये है कि कोर्ट के ऑर्डर मान लीजिए कोई पास हुए, उन ऑर्डर्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मतलब है कि कोर्ट में किसी तरीके की आप बदतमीजी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंसेंट, सहमति। कंकरेंस ऑफ विल्स वॉलंटरली यील्डिंग the will to the proposition for another acquiescence or compliance therewith। यानी किसी भी बात को लेकर जब दो व्यक्तियों में आपसी सहमति होती है तो उसको हम बोलते हैं कि इनकी कंसेंट से ही ये कार्य हुआ है। मान लीजिए कोई जो है एक स्कूल खोलना चाहते हैं, दो लोग, ए भी एक स्कूल खोल रहा है, बी भी एक स्कूल खोल रहा है। ए जो है ये कहता है कि मैं तो स्कूल इसलिए खोल रहा हूँ कि भाई मुझे जो है मनी अर्निंग होनी चाहिए, यानी मेरे स्कूल में कोई बहुत ज़्यादा मैं जो है फैसिलिटी नहीं देना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स से कोशिश करूँगा कि ना आए। दूसरा ये कहता है कि नहीं, मुझे जो है एजुकेशन पर फोकस करना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है,
तो यहाँ पर दोनों की कंसेप्ट अलग अलग है। अब यहीं यदि दोनों कहते हैं कि भाई हाँ, ए भी कहता है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करने के लिए मैं सब एफर्ट्स करूँगा, बी भी कहता है कि हाँ एजुकेशन क्वालिटी देने के लिए जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए मैं भी जो है ये प्रयास करूँगा, इसलिए मैं स्कूल खोल रहा हूँ। तो यहाँ पर दोनों की कैसी सेंस हुई? सेम सेंस। नेक्स्ट वर्ड डिक्री, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल वर्ड डिक्री, इट मीन्स एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ अ केस, यानी राइट ऑफ पार्टीज। मान लीजिए केस कहीं पर चला और एक पार्टी के फेवर में डिक्री आ गई, तो अब उस पार्टी को राइट है कि यदि उसमें वो कुछ और भी बात बताना चाहता है, कुछ और कहना चाहता है, तो उसको राइट है, यानी राइट ऑफ पार्टीज को हम डिक्री कह सकते हैं। डिफेमेशन हिंदी में सीधा सीधा आप कह सकते हैं मानहानि, an attack upon the reputation of another by falsely communicating to a third party matters, bringing the complainer into unjustified disrepute, यानी किसी भी व्यक्ति की ख्याति के रेपुटेशन का लॉस होना किसी भी तरीके से मतलब कि बोलकर उसके रेपुटेशन का लॉस होना, लिखकर उसकी रेपुटेशन का लॉस होना, या कुछ फिगर्स के चित्रों के माध्यम से आप ऐसे काम करें कि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन लॉस है, तो उसको हम कहेंगे डिफेमेशन, यानी मानहानि उसको कहा जाएगा। डिफेंडेंट जो केस दायर करता है वो वादी, और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो डिफेंडेंट कहलाएगा, यानी प्रतिवादी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इसमें डेटिन्यू, टोर्ट ऑफ रॉन्गफुली होल्डिंग गुड्स विच बिलोंग टू समवन एल्स। डेटिन्यू का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें हम, रोकना या निरुद्ध करना, यानी पुलिस किसी भी कार्य को करने से लोग को रोक सकती है, लेकिन यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, यानी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो लीगली रॉन्ग था और पुलिस ने उसको गलत तरीके से पकड़कर बंद कर दिया, तो उसको हम कहेंगे डेट्यून्यू, यानी उसको जो है किसी बिना वजह के उसको जो है पुलिस वालों ने पकड़ा है, यानी उसको डिटेन कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है डबल जियोपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। डबल से समझ जाना, डबल जियोपार्डी, डबल दो बार, यानी एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक मर्डर के केस में जो है उसको मिल गया कि जो है वो आजीवन सजा भुगतेगा, इसी बीच में चेंज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है कि भाई मर्डर के लिए जो है फांसी की सजा जो है अब दी जाएगी। अब वो व्यक्ति जो मर्डर जिसने किया था और जो आजीवन कारावास भुगत रहा है, अब ऐसा नहीं है कि आप उसके आजीवन कारावास को फांसी में तब्दील कर देंगे, क्योंकि अब नया ऑर्डर ये आ गया है कि भाई जिसने मर्डर किया उसको फांसी दी जाएगी। नहीं, एक बार जो सजा डिसाइड हो गई है वही सजा दी जाएगी। तो एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, उसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन और ये डेट्यून्यू जो है ये सेम ही है, द एक्ट ऑफ कीपिंग बैक और विद होल्डिंग आइदर एक्सीडेंटली और बाय डिजाइन अ पर्सन और थिंग, यानी किसी को भी किसी बिना किसी अच्छे रीजन के किसी बेवजह से जो है गलत तरीके से पकड़ना, जो वो कह देते हैं कि उसको डिटेंशन कर दिया, उसको डिटेन कर दिया, उसको डेटिन्यू बना दिया, निरुद्ध कर दिया, रोक दिया है। तो ये कुछ लीगल वर्ड्स थे जिनका हमने मीनिंग इंग्लिश में लिखा ही हुआ है और हिंदी में भी हमने समझा कि किसी वर्ड्स को किस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें यह है कि हिंदी समझने के बाद भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है, फिर आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी इंग्लिश का मीनिंग भी हमने आपको दिखा रखा है। तो लीगल वर्ड्स बहुत हैं, ये हमारा लीगल वर्ड्स का पार्ट 1 जो है अभी कंप्लीट हुआ है। हम इसके और पार्ट्स लेकर आपके सामने आएंगे और आपको और लीगल वर्ड्स के मीनिंग बताएंगे। तो फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और लीगल वर्ड्स के साथ मुलाकात होगी।
तब तक आई डॉक्टर राकेश वडोला सेज ऑल ऑफ यू थैंक यू।